नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम C-टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले C-टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। 4 अंक 7, 8, 4 और 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए कि कोई भी अंक उसमें दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। छात्र को विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती है, आपने जो दो संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रिया विधि को लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है उपयुक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, छात्रों को अपने ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले अपने समय को बचा रही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में व्यस्त रख रही है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझाना चाहती है। और चौथा है, शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है जिन्होंने सही उत्तर दिया है, ताकि वे उत्तरों की फिर से दोबारा जांच कर ले। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका, शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। यही करने के लिए दोस्तों उनसे इस तरह का सवाल जो है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है ना? रचनात्मक आकलन के लिए जो प्रयोग नहीं होता है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है, छात्र का पोर्टफोलियो यानी कि फाइल या पत्राधान। दूसरा है, उपाख्यानात्मक अभिलेख। तीसरा ऑप्शन है, संत्रांत जो सत्र के अंत में परीक्षा। और चौथा ऑप्शन है, क्षेत्र भ्रमण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका संत्रांत, यानी कि जो सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है वही जो होगा इसके आकलन का प्रयोग, रचनात्मक आकलन का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्दगत समस्या रखते हैं। समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पन्ने हैं, है ना? हर रोज 10,500 प्रतियां छपती है। कितने कुल पन्ने हर रोज छपते हैं? एक छात्र जवाब देता है कि उत्तर 1,25,000 और से 1,30,000 के बीच छपता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, शिक्षक छात्र को गलत उत्तर देने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर से लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक को छात्र के जवाब को नजरअंदाज करना चाहिए और गुणन की कलन विधि के शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका, गणित में एकदम सही उत्तर चाहिए, इसलिए अनुमान कि गणित में कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका, अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है ना, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा उसके करनी चाहिए, है ना? तभी तो वो बच्चा क्या करेगा, आगे बढ़ पाएगा कि हमने जो जवाब दिया है वो लगभग सही है करके। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा को भावी परिवेश की परिकल्पना दृष्टि को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका, छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्न को हल करने के लिए
विभिन्न रणनीतियाँ खोज रहे हैं। तो ये क्या होगा, और देखते हैं आगे क्या दिया है। छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरण पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका, छात्र प्रश्नों के हल को श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड से नकल करके लिख रहे हैं। तो ये तो दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा आपका, है ना। और यहाँ पे हमें बोला सही विकल्प का चयन कीजिए। तो डी ऑप्शन तो गया। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन बचे, जिसमें से पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा, एनसीएफ में ऐसा कहा गया है। और जो होगा आपका दूसरा ऑप्शन भी जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और तीसरा जो होगा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए और सी जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर होंगे। क्या होंगे, ए और सी, जो कि आपके किस में दिया है, ए और सी जो है दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन दिया है। तो ए और सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्राथमिक स्कूल की गणित को अध्यापिका चाहती है ना। एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने के लिए, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में से हल किए हुए उदाहरणों पर चर्चा करना। दूसरा है विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों के निरूपण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करना। और चौथा है उनको आंकड़ों को निरूपित करने के विविध औपचारिक तरीकों से अवगत कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विविध रेल के जो समय सारणी का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर भिन्न को p/q को इस तरह से लिखकर, जहां q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, को चिन्हों को समझाना। दूसरा ऑप्शन है भिन्न का उदाहरण लिखना और फिर तब भिन्न को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर बिंदु चिन्हित करना। तीसरा ऑप्शन है वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कट आउट के साथ भिन्नों को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है भिन्नों होगा दोस्तों, भिन्ना लिखा गया है, भिन्नों के 2 उदाहरण देना और छात्रों को उनकी कापियों में भिन्नों के 10 समान उदाहरण लिखने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को भिन्न के बारे में कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कहा गया है वृत्त और आयताकार पहियों की सममिति कट आउट्स लेकर के भिन्न को हम समझाएंगे कागज को फोल्ड करके। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित को अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है। गणित क्या है, अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका शिक्षक को विद्यार्थी की गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण कराने में सहायता करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थी के अनुभव का भाग बनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका गणित की भाषा को सीखने में विद्यार्थियों की सहायता हेतु शिक्षक को केवल गणित में शब्दगत समस्याओं को हल करने पर बल देना चाहिए। केवल शब्दगत बोल दिया है दोस्तों, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षक को कक्षा में महत्वपूर्ण गणितीय चिन्हों और सूत्रों के चार्ट को प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका शिक्षक को गणित की समस्या को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए, है ना। तो यही जो होगा उसके लिए उपयुक्त कथन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
कक्षा एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय यानी कि 2D आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हेले सिद्धांत है ना, ज्यामितीय विकास किसने दिया? वैन हेले ने। वैन हेले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचना के कौन से स्तर पर है? पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा है स्वयं सिद्ध, तीसरा ऑप्शन है अभिज्ञान या पहचान, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका निगमन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका विश्लेषण। क्या होगा? विश्लेषण जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित शब्द समस्या या इबारती प्रश्न रखते हैं। समीना 9 बजे में 10 मिनट पर सोने जाती है। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है। कृति किस समय पर सोने गई? एक छात्र ने जवाब दिया 20। उसने समझाया कि प्रश्न में कहा गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उत्तर का जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया यह उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा दोस्तों? न्यूमैन के अनुसार पहला ऑप्शन दिया है अबोध यानी कि अर्थबोध में त्रुटि का, दूसरा है पढ़ने की त्रुटि का, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया कौशल की त्रुटि का, और चौथा है लापरवाही की त्रुटि का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अवबोध यानी कि वो अर्थबोध की त्रुटि है, इसी कारण उन्होंने इस तरह से जवाब दिया। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है गणित की स्कूल गणित गतिविधि पर आधारित हो, यानी कि जो एनईपी 2000 एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 जो है गणित में किस पर बल देती है? गणित के स्कूल पर किस पर जो है बल देती है? पहला ऑप्शन है यह विद्यार्थी को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने या फिर उसे सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये तो सही हो जाएगा दोस्तों, एनसीएफ में कहा गया है। दूसरा है गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बी में कहा गया है कि विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने और प्रोत्साहित करता है। तो ये सही हो जाएगा। और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव भी उपलब्ध कराता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि स्कूल गणित की गतिविधि पर इस तरीके से आधारित होनी चाहिए। तो इसमें आपका बी और सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का साधन उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं, तीसरा है योगात्मक आकलन, चौथा है रचनात्मक आकलन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों गणितीय दुश्चिंता से जो ग्रस्त है उनके लिए हमको आकलन करने का उपयुक्त साधन क्या होगा उसे हमें बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सहयोगात्मक अधिगम परियोजना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा गणित दुश्चिंता से ग्रस्त छात्र के लिए। और क्या होगा? रचनात्मक आकलन जो होगा आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका बी और डी जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में बी और डी दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है। जैसे कि 3 + 9 दिया है तो बराबर 4, इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके वो बच्चा क्या कर रहा है? उसे गिनती कर रहा है। और 9 + 3 को जोड़ने के लिए कहा तो 10, 11, 12 इस तरह से उस बच्चे ने जोड़ना चाहा। तो विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है अति उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है आपका इस प्रक्रिया की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कलन विधि पर आधारित नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, कलन विधि पर आधारित नहीं है कहा है।
दूसरा है छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका छात्र को उंगलियों पर गिनने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह समस्या को हल करने की औपचारिक प्रणाली नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा है यह योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त कलन विधि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि वो योग के लिए क्रम विनिमय का पालन नहीं कर पा रहा है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गणित समस्या में समाधान की रणनीति नहीं है ना, गणित समस्या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कौन सी रणनीति नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चगामी रूप से हल करना, दूसरा है चित्रात्मक निरूपण, तीसरा ऑप्शन है रट कर याद करना या स्मरण करना है। तो यही जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित में आप किसी समस्या को रट कर या फिर स्मरण करके आप उसे हल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हुए या प्रस्तुत करते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ या फिर योगफल ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जिसका योगफल क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। उपयुक्त प्रश्न का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है खुले सिरे वाले प्रश्न, दूसरा है परिमितरी प्रश्न यानी कि बंद सिरे वाले प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है स्मरण पर आधारित प्रश्न और चौथा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये कौन सा प्रश्न होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये खुले सिरे वाले प्रश्न है। क्या हो जाएंगे, खुले सिरे वाले, जिसमें वो कोई भी पूर्णांक को दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त करते हैं, यानी कि एक इंटीजर का सेट हमको मिल जाता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए, पूर्णांक में परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा। उपयुक्त कथन इसे प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है गणित में संकल्पनाओं के रैखिक प्रबंध को, दूसरा है गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को, तीसरा ऑप्शन है गणित में संकल्पनाओं के मूर्त स्वभाव को और चौथा ऑप्शन है आपका गणित में संकल्पनाएं अमूर्त से मूर्त यानी प्रत्यक्ष की तरफ चलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को ये क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जाएंगे। दोस्तों हम आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप जो है आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।